राष्ट्रपति चुनाव में वोट क्या पड़े, यशवंत सिन्हा को जोर का झटका लगा है। कांग्रेस में सुनामी आ गई है, एनसीपी में कोहराम मचा है, तृणमूल कांग्रेस तड़प रही है और उद्धव की सेना अपनी बेबसी पर रो रही है। हर पार्टी शत विक्षत है, धर्मनिरपेक्षता का पूरी तरह से दम निकल गया है। यशवंत सिन्हा अब शायद ही कभी मोदी विरोध का साहस कर पाएंगे। ये बैर उन्हें बहुत महंगा पड़ा है। बेटे का वोट तो नहीं मिला, ऊपर से जिनका साथ मिलना था वो भी धीरे धीरे किनारे लग गए। वहीं उपराष्ट्रपति के लिए नॉमिनेशन क्या हुआ, सीधे सोनिया गांधी ही लपेटे में आ गई। और ये सब क्यों हुआ जानते हैं? क्योंकि गांधी परिवार के एक करीबी ने ही गांधी परिवार की फजीहत करा दी। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। द्रौपदी मुर्मू से नफरत करने वालों की हार अब लगभग तय हो गई है। द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति चुना जाना अब बस एक औपचारिकता भर है। 21 तारीख को इसका भी फैसला हो जाएगा जब मतों की गिनती होगी। लेकिन कल जब राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान हो रहा था तो उस समय जिस प्रकार से विपक्षी कुनबा पूरी तरह से बिखर गया, विपक्षी दल जो है आपस में भिड़ रहे थे और एक ही दल के अलग अलग नेता जिस प्रकार से नुरा कुश्ती कर रहे थे, उसने सबके होश उड़ा दिए हैं। अब मैं आपको आगे की कहानी बताऊं उससे पहले आपको एक ट्वीट दिखाता हूं। रूबिका लियाकत बड़ी पत्रकार हैं, इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है, द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी का जब ऐलान हुआ था तब एनडीए के पास 5,26,966 यानी 49% वोट थे। बहुमत से 12,492 वोट कम। आज वोटिंग के दिन, मतलब ये कल की बात बता रहा हूं मैं, एनडीए के पास 6,66,028 यानी 62% वोट, मतलब बहुमत से काफी ज्यादा। ये है मोदी का मास्टर स्ट्रोक। ये रूबिका लिख रही हैं, अभी तो वोटों की गिनती होनी है, 62% से 65% तक वोट हो सकता है। अब जरा सोचिए इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया। पूरा विपक्ष जो इतना दमखम लगा रहा था, बैठक पर बैठ के कर रहा था, आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया? अब मैं इसका आपको मतलब नज़ारा दिखाता हूँ और कुछ कुछ खबरें जो देखेंगे ना, यशवंत सिन्हा जी को भी देखना चाहिए कि मोदी से बैर लेने का मतलब क्या होता है। ये रिपोर्ट देखिए। समाजवादी पार्टी का एक विधायक है शहजील इस्लाम। अब सोचिए, एक तो समाजवादी पार्टी, ऊपर से मुस्लिम विधायक, इसने द्रौपदी मुर्मू को वोट कर दिया। और ये बरेली के भोजीपुरा विधानसभा सीट से हैं। अब सोचिए, समाजवादी पार्टी का एक मुस्लिम विधायक अगर द्रौपदी मुर्मू को अपना वोट दे रहा है तो इसका मतलब है कि पार्टी के अंदर कौन सी स्थिति है, क्या हो रहा होगा, ये समझिए। और ये शहजील इस्लाम ने जो दिया है, ये पहला नाम तो है नहीं, बल्कि आप देखिए अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव खुलेआम ताल ठोक रहे थे। और क्यों ठोक रहे थे आपको मैंने ये पहले दिखाया है कि यशवंत सिन्हा ने मुलायम सिंह यादव को जो है अपशब्द कहा था, इस वजह से ये सारी चीजें हो रही थी। अब शिवपाल यादव भी चले गए द्रौपदी मुर्मू के खेमे में। और यही नहीं, अखिलेश यादव ने इसके लिए, अभी मैं सारी पार्टियों के बारे में बताऊंगा, एक एक नेता के बारे में, कि अखिलेश यादव ने एक डिनर डिप्लोमेसी की थी। इसमें पार्टी के 111 विधायकों को बुलाया, लेकिन कितने पहुंचे? सिर्फ 60 पहुंचे। यानी इतने सारे विधायक कहां गए? अब आप समझ लीजिए कि वो किसको समर्थन कर रहे होंगे। और ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हुआ। द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। अब मैं आपको समाजवादी पार्टी से आगे कांग्रेस की तरफ लेकर के चलता हूं। इनके भी एक मुस्लिम विधायक हैं उड़ीसा से, मोहम्मद मुकीम। इन्होंने भी वोट जानते हैं, यशवंत सिन्हा को नहीं किया, द्रौपदी मुर्मू को किया। और द्रौपदी मुर्मू को करने के बाद इन्होंने भी खुलेआम ऐलान किया। और क्या कहा ये भी आप सुनना चाहिए। मैं कांग्रेस एमएलए हूं, पर मैंने एनडीए की कैंडिडेट मुर्मू को वोट दिया। यह मेरा निजी फैसला है क्योंकि मैंने अपने दिल की बात सुनी, जिसने मुझे
मेरी मिट्टी के लिए कुछ करने का रास्ता दिखाया, इसी वजह से मैंने उन्हें वोट डाला। अब सोचिए, वोट करते हैं, डंके की चोट पर ऐलान भी करते हैं, और उड़ीसा का कांग्रेस विधायक। और क्यों हुआ होगा? क्योंकि द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा से हैं। कांग्रेस को ये बात समझ ही में नहीं आ रही है कि मोदी जी ने क्या किया है, लेकिन उनके विधायकों को ये बात समझ में आ गई। अब आप समाजवादी पार्टी कांग्रेस से आगे एनसीपी का हाल देख लीजिए। एनसीपी के गुजरात के विधायक हैं कंधाल जडेजा। अब देखिए, इन्होंने भी कांग्रेस की ऑफिशियल लाइन पर चलते हुए वोट नहीं किया। यशवंत सिन्हा को वोट नहीं किया, इन्होंने द्रौपदी मुर्मू को किया। और द्रौपदी मुर्मू को वोट करने के बाद ये बाहर निकले और बताया भी कि मैंने द्रौपदी मुर्मू को ही वोट किया है। तो ये है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का हाल, शरद पवार की पार्टी है ये। अब मैं आपको तृणमूल कांग्रेस का हाल बताता हूं। ममता दीदी, यशवंत सिन्हा तो उन्हीं की पार्टी के उम्मीदवार हैं, उन्हीं की पार्टी के नेता हैं। हालांकि बाद में ममता दीदी ने उन्हें बंगाल घुसने से ही मना कर दिया था, मत आना भैया यहाँ पे। अब मोदी जी ने जिस कैंडिडेट को उतारा है, समझ में आ गया। खैर वो छोड़िए, मैं तो मतदान के दिन की बात बताता हूँ। तृणमूल कांग्रेस के 2 सांसद, एक तो कांथी के शिशिर अधिकारी और उन्हीं के बेटे दिव्येंदु अधिकारी। तृणमूल कांग्रेस ने अपने सभी सांसदों विधायकों को कहा था कि आप कोलकाता में रहकर दीजिए। ये नहीं माने, ये दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली पहुंचकर इन्होंने वोट किया। लेकिन किसे वोट किया होगा ये तो वो क्या बताएंगे, लेकिन उन्होंने जो इशारा कर दिया उससे साफ है कि वो द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट करते दिखे, क्योंकि वो कोलकाता गए ही नहीं। तो तृणमूल कांग्रेस का भी ये हाल है। अब मैं आपको असम लेकर चलता हूं। असम में जो खबरें आ रही हैं दोस्तों, वहां 20 से अधिक कांग्रेस विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू को वोट किया, यशवंत सिन्हा को वोट नहीं किया उन्होंने। और ये खुलासा असम से AIUDF के विधायक हैं करीमुद्दीन बार भुइया, उन्होंने कहा। उन्होंने मतलब दावा ऐसा ही नहीं किया, उन्होंने एक बात बताई। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस के विधायकों ने रविवार को एक बैठक बुलाई थी और उसमें सिर्फ 2 से 3 विधायक पहुंचे थे, सिर्फ 2-3 विधायक, और 20 से अधिक विधायक पहुंचे ही नहीं। अब आप सोचिए कि जो विधायक पहुंचे ही नहीं आपकी ऑफिशियल मीटिंग में, वो किसको वोट कर रहे होंगे। तो ये कांग्रेस का असम में हाल है। अब मैं आपको महाराष्ट्र लेकर चलता हूं। महाराष्ट्र में भी बुरी तरह से क्रॉस वोटिंग हुई है और कांग्रेस, एनसीपी, उद्धव की शिवसेना, आप जिसका भी नाम ले लीजिए। और यहां पर एकनाथ शिंदे ने यह कहा कि द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में 200 से अधिक वोट मिलेंगे, उन्होंने दावा किया। और याद रखिए कि जो ये सपोर्ट मिला है ना, इसमें से 14 सांसद अब एकनाथ शिंदे गुट के साथ चले गए हैं, उद्धव को छोड़ दिया उसने। 14 सांसद, ये रिपोर्ट आ रही है। और ये तब का हाल है जब उद्धव ठाकरे खुद झुक गए थे। उन्होंने मतलब ऐलान कर दिया कि जिस कांग्रेस और एनसीपी के साथ थे, बोला हम राष्ट्रपति चुनाव में उनके साथ नहीं जाएंगे, हम द्रौपदी मुर्मू को साथ देंगे। और ये दबाव में फैसला लिया गया था। लेकिन इसके बाद भी उद्धव ठाकरे के हाथ से पूरी शिवसेना निकल चुकी है। और साथियों, मैंने अभी आपको जिन दलों के बारे में, जिन राज्यों के बारे में बता रहा हूं, एक आध राज्य ऐसे हैं जहां से छिटपुट खबरें आई, और वो है हरियाणा, ओडिशा। यहां पर भी क्रॉस वोटिंग की खबर है। इसके अलावा छोटे छोटे राज्यों और छोटे छोटे दलों और कई सारे नेताओं की बात ही मत पूछिए। कई लोगों के क्रॉस वोटिंग की लगातार खबरें आ रही हैं। और अब आपको मैं नॉर्थ ईस्ट में, एक है मेघालय, आप देखिए वहां पे भी क्रॉस वोटिंग की खबर आ रही है। यहां पर टीएमसी के विधायक हैं और टीएमसी के विधायक पर भी ये आरोप लगाया गया कि उसने अपने नेता को वोट नहीं दिया, यशवंत सिन्हा को, बल्कि द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया है। और ये तो मैंने जो अभी आपको बताया ना, ये कल, सिर्फ कल की कहानी है। कल जब राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग हो रही थी। लेकिन इससे पहले, कल से पहले
विपक्ष का कुनबा कैसे बिखर गया ये मैंने आपको दिखाया है, लेकिन एक आध महत्वपूर्ण खबर जो अभी 1-2 दिन पुरानी है, जैसे आप देखिए अखिलेश के लिए विधानसभा में खुलकर बैटिंग करने वाले जो ओम प्रकाश राजभर हैं, उन्होंने भी गच्चा दे दिया, वो भी एनडीए के पाले में चले गए। इसके अलावा आप आइए, झारखंड से ही यूपीए के साझेदार हैं ये जेएमएम, उन्होंने भी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन का ऐलान कर दिया। आप ये रिपोर्ट में देख सकते हैं। ये तो राष्ट्रपति चुनाव का हाल मैंने दिखाया, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए भी जो विपक्ष है, कांग्रेस है, उसका और बुरा हाल हो गया। और वो क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति पद के लिए कांग्रेस ने गांधी परिवार की वफादार मार्गरेट अल्वा का नाम चुना। आप ये रिपोर्ट में देखिए, मगर इसके लिए भी विपक्ष ने 2 ही बातों का ख्याल रखा। मतलब मार्गरेट अल्वा को क्यों चुना, जो मैं समझ पा रहा हूं, पहला कि ये गांधी परिवार की स्वामी भक्त हैं, और दूसरा कि ये अल्पसंख्यक है, ये क्रिश्चियन ईसाई धर्म वाले समुदाय से आती हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि विपक्ष ने सेकुलरिज्म का झंडा उठाने के लिए जिस मार्गरेट अल्वा का नाम चुना है, उसमें भी विपक्ष फंस गया। क्यों फंस गया? क्योंकि धर्मनिरपेक्षता का जो झंडा बुलंद करते हैं ना, एक तो ममता बनर्जी करती हैं, वो पहुंची ही नहीं, कोई फैसला भी नहीं लिया उन्होंने। अब ममता बनर्जी के लिए बाकी दल साथ आ गए, लेकिन उपराष्ट्रपति पद के लिए ममता बनर्जी साथ नहीं आई। और ऊपर से आप ये देखिए, केजरीवाल, उन्होंने भी चुप्पी साध ली, मतलब उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। माने विपक्ष में बुरी तरह से फूट पड़ गई। और ये सब क्यों हुआ है? क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि ये सारी पार्टियां सिर्फ स्वार्थ के वशीभूत होकर जीती हैं। इन्हें सत्ता चाहिए, इन्हें विचारधारा से कोई लेना देना नहीं। और सेकुलरिज्म का जो झंडा उठाते हैं ना, ये सब का सब राष्ट्रपति चुनाव और उपराष्ट्रपति चुनाव में कागजी घोड़ा साबित हुआ है। अब मैं आपको मार्गरेट अल्वा के बारे में बताता हूं। इनका भी हाल यशवंत सिन्हा की तरह है। और क्यों इनकी उम्मीदवारी ऐसी है? क्योंकि जब गांधी परिवार से एक बार विरोध हुआ था ना मार्गरेट अल्वा का, तो उन्होंने पूरे परिवार की धज्जियां उड़ा दी थी, इतनी सारी बातें कही थी। अब मैं आपको एक एक करके कुछ रिपोर्ट जल्दी से दिखाता हूं। मार्गरेट अल्वा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मनमोहन सिंह तो रबर स्टैंप थे, सारा काम तो सोनिया गांधी करती थी। इतना बड़ा इल्जाम लगाया था इन्होंने, मार्गरेट अल्वा ने। फिर इसी इंटरव्यू में इन्होंने ये भी बताया कि सोनिया गांधी ने किस प्रकार से पूर्व प्रधानमंत्री अपनी ही पार्टी के पीवी नरसिम्हा राव को अपमानित किया, उनके शव को कांग्रेस मुख्यालय में रखने नहीं दिया। यही नहीं, एक समय कांग्रेस के लिए यही मार्गरेट अल्वा सिरदर्द बन चुकी थी। उन्होंने कर्नाटक चुनाव में यह आरोप लगाया था कि सीधे आला कमान के निर्देश पर जो टिकट है ना, वो बेचा जा रहा है। टिकट बेचे जाने का आरोप लगाया था। अब मार्गरेट अल्वा के उम्मीदवार बनने के साथ ही वो सारे पुराने वीडियो वायरल हो रहे हैं। मतलब गांधी परिवार की जो बेइज्जती है वो तो हो ही रही है सोशल मीडिया पर, लेकिन इसमें एक कांग्रेसी दिग्गज ने और इजाफा कर दिया। और कैसे कर दिया ये मैं आपको दिखा रहा हूं। कल जब धनखड़ साहब एनडीए के उम्मीदवार उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना पर्चा भर रहे थे, तो प्रधानमंत्री मोदी साथ में थे और वही कमान संभाल रहे थे। अब चूंकि सामने वाला शख्स उपराष्ट्रपति बनने वाला है, तो उसका सम्मान करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ही सारी चीज़ों को खुद देख रहे थे। आप वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन गांधी परिवार के एक करीबी जयराम रमेश ने एक व्यंग्य कस दिया। उन्होंने देखिए क्या लिखा है, कैंडिडेट कौन है। मतलब आप सोचिए प्रधानमंत्री मोदी के लिए किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जयराम रमेश ने लिखा है। लेकिन जयराम रमेश के लिखने के बाद तुरंत भाजपा के एक नेता हैं झारखंड से, निशिकांत दुबे, उन्होंने 5 साल पुराना हामिद अंसारी का एक फोटो निकाला और उस फोटो में वो भी नॉमिनेशन कर रहे हैं। और जो अधिकारी है, सक्षम अधिकारी, उसके साथ सोनिया गांधी कागजों को दे रही हैं, ले रही हैं। और फिर ट्वीट करते हुए कहा कि अंग्रेजी मानसिकता के गुलाम जयराम रमेश जी, इस फोटो को भी याद करिए। अब आप सोचिए कि आप बेइज्जती करने गए थे प्रधानमंत्री मोदी की,
लेकिन खुद आपने ही सोनिया गांधी को बेइज्जत कर दिया। भैया कुछ तो पद की गरिमा का ख्याल रखिए। और आपके जब खुद ही घर शीशे के हैं तो आप पत्थर क्यों फेंक रहे हैं? और दूसरी बात, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव की एक मर्यादा होती है, प्रधानमंत्री को भी उस मर्यादा का पालन करना होता है। ये बात आप समझ ही नहीं रहे। साथियों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में कांग्रेस और यूपीए की विचारधारा का खोखलापन और गांधी परिवार के शाही राज की असलियत खुलकर सामने आ गई है। देश के संविधान के तहत लोकतंत्र में जो अमृत और विष का मंथन दशकों पहले होना चाहिए था, वो अब हो रहा है। और ये आप तमाम विचारधारा की जो लड़ाई चल रही है ना, विचारधारा क्या, सत्ता के स्वार्थ की जो लड़ाई चल रही है, उसमें आपको साफ दिख रहा है कि किस प्रकार से अमृत और विष का मंथन चल रहा है। वैसे ये भी अच्छा है क्योंकि अमृत वर्ष में भारत के लिए ये एक अमृत के समान है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।